भाई भाजपा तो पूरे देश में इतना जीती, लेकिन अम्बेडकर नगर नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? या अयोध्या में ही इसको तो कोई सीट विधानसभा में कोई हारना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये जीत पाए। इसका मतलब कि समाजवादी की जड़ें या दूसरी विपक्षी पार्टी की जड़ें वो हैं जाति आधार पर। तो लालजी वर्मा के लिए तो मुझे लग रहा है कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 विधानसभाओं में ऐसा है जहाँ पे कुर्मी बिरादरी ठीक ठाक है, गोसाईगंज, अकबरपुर, कटेरी। उसका अपना कोई बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो अपने नाम पे कुछ नहीं है जरूर। वो उसमें ज्यादातर जो है मोदी के नाम पे सब जीतेंगे। क्या इस बार बीजेपी थोड़ा रिस्क लेगी? क्योंकि हमने मेयर वाले चुनाव में भी यही देखा था, पता लगा कि वो जो मेयर अभी हैं उनका पूरा इतिहास बहुत ही कांग्रेस के साथ वो लंबे समय से रहे, बाद में फिर बीजेपी में आए, उसके बाद मेयर बने हैं। क्या इस तरह का कोई रिस्क ले सकती है? एक जमाना था मायावती का, मायावती ने इसको अम्बेडकर नगर नाम दिया, उस समय उनकी तूती बोलती थी। पूर्वांचल जो है इस बार बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं गया विधानसभा चुनाव के अगर मतलब देखें। क्या आपको लगता है कि कुछ वही परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इन दोनों सीटों पर, मेरा आखिरी सवाल है, इन दोनों सीटों पर क्या बीजेपी को अच्छी चुनौती मिलेगी? क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि अब हमारा खुद का गृह जनपद है ये, तो दोनों को उम्मीदवारों को भी देख रहे हैं, यहाँ की सियासत को भी देख रहे हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मिलेगी इन दोनों उम्मीदवारों से? 30 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा की सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं उसमें से 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, और जो चौंकाने वाले जो नाम हैं उन्हीं में से एक नाम है अवधेश प्रसाद का, जो मिल्कीपुर विधानसभा है, जो सुरक्षित सीट है, वहाँ से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वो दिवंगत मुलायम सिंह यादव के साथ में उन्होंने एक लंबा समय काम किया है और इस वक्त अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। और मिल्कीपुर आता है अयोध्या जो जिला है उसी के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत ये विधानसभा आता है। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने इस बार अवधेश प्रसाद को, जो अयोध्या लोकसभा है जिसको भी शायद फैजाबाद ही बोल रहे हैं, फैजाबाद जो लोकसभा है वहां से, जो कि सुरक्षित सीट नहीं है, सामान्य सीट है, वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। और दूसरा जो फैजाबाद से सटा हुआ जो दूसरा जनपद है अम्बेडकर नगर, वहां पर लालजी वर्मा को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों जो उम्मीदवार हैं ये कितनी चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले जो मंदिर को लेकर, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम हुआ, पूरा 10-12 दिन तक चला है। और क्योंकि पिछले लास्ट जो विधानसभा चुनाव हुआ था साल 2022 का, तो अम्बेडकर नगर की 5 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, और जबकि अयोध्या में भी जो पिछली बार 17 में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सफलता हासिल की थी, 22 में उस तरह से वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो क्या ये देखा जाए जिस तरह से सामान्य सीट पर उन्होंने एक पासी समाज के, दलित समाज के का उन्होंने समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, कितना सही रहेगा ये जो निर्णय है उनका, कितना सही रहेगा? इसी पूरे दोनों लोकसभा के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बी.एन. दास जी हैं, जो एक लंबा समय उन्होंने पत्रकारिता को दिया है, यहाँ की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अभी भी आप एनबीटी में हैं, एनबीटी के वरिष्ठ पत्रकारों में गिनती होती है आपकी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा यही सवाल आपसे है कि अवधेश प्रसाद को जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार बनाया है फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए, आप उनके इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या की सीट जो है, जिसको अब हम फैजाबाद लोकसभा सीट कहते हैं, अयोध्या के नाम से सीट यहाँ विधानसभा सीट है, लेकिन संसदीय क्षेत्र जो है ये फैजाबाद ही कहा जाता है। तो अवधेश प्रसाद एक मजबूत कैंडिडेट तो है ही है अपनी पार्टी के, और उनका एक काफ़ी अरसे से लगातार चुनाव जीतते भी रहे हैं, ये बहुत कम मरतबा हारे हैं, ज़्यादातर ये लगातार चुनाव जीते हैं। और लेकिन ये विधानसभा में ही चुनाव लड़ते रहे। इनका जो अभी तक का था जो वो है, वो विधानसभा के चुनाव में ही ज़्यादातर उतारे गए थे, और ये पहली मरतबा इन्होंने फैजाबाद के लिए इनको चयन किया है।
तो अब समीकरण तो देखिए, समाजवादी का समीकरण जो है वो वही जाति समीकरणों को मुस्लिम और यादव और दलित ये सबका कॉम्बिनेशन जो उन्होंने एक फार्मूला बनाया है, तो उसी को आधार बना के, क्योंकि ये दलित वर्ग के हैं और मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना मानती है कि हमारे पक्ष में वोट मुस्लिम का रहेगा ही, तो वो समीकरण इनको देने से दलित का भी इसमें प्लस हो जा रहा है। और बैकवर्ड यादव, तो बैकवर्ड और दलित और प्लस मुस्लिम, तो वो अकेले फिट बैठते हैं अवधेश प्रसाद। तो जो तीनों कम्युनिटी के वोट बैंक पे से लगा सकते हैं। अब है कि यहाँ चूंकि अयोध्या है, अयोध्या बीजेपी का गढ़ माना जाता है, हालांकि यहाँ पर भी चुनाव हारे हैं, जैसे मित्रसेन यादव जीते थे यहीं पर एमपी के इलेक्शन में, तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये है कि इस समय का जो वेव है, मोदी का जो एक वो है मोदी फैक्टर जो है, वो सारे देश में जो काम कर रहा है, तो वो अयोध्या में तो और प्रभावी रहेगा, क्योंकि अयोध्या को मोदी सरकार और योगी सरकार ने विकास के रास्ते पर भी बहुत आगे कर दिया है। तो यहाँ पर केवल धार्मिक इशू ही नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अयोध्या कभी ऐसा नहीं था जो आज अयोध्या का स्टेटस बन गया। पहले तहसील भी नहीं थी, आज वो कमिश्नरी है, फिर एक इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ के लोग ये भी सोचते हैं, मेरे ख्याल सोचेंगे ही, कि अगर हमको अयोध्या को एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में देखना है और विकसित देखना है, जारी जितनी योजनाएं चल रही हैं, 30,500 करोड़ की जो योजनाएं चल रही हैं, तो अगर ये यहाँ पे जीतेंगे तो हमारे अयोध्या का ही डेवलपमेंट होगा। ऐसा ना हो कहीं अवरुद्ध हो जाए, रुकावट आ जाए, अगर यहाँ का एमपी दूसरा हो गया तो एक ये भी कंसेप्ट आ सकता है इलेक्शन में। अब देखिए इलेक्शन का उस समय क्या रुख होता है, वो तो एक अलग इशू है, बहुत अर्ली है अभी, क्योंकि अभी तो केवल हम इशूज को देख सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का इशू तो सारे देश में इस समय है, देख रहे हैं 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख लोग रोज दर्शन करने आ रहे हैं। हम ये नहीं मानते जितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं सब भाजपा को ही वोट देंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका असर तो है ही है। हाँ, जैसे बहुत सारे कारण होते हैं बीजेपी को वोट देने के, वैसे एक कारण ये भी है। हाँ, तो एक प्रभावी फैक्टर बन गया है और बीजेपी इसको हर तरीके से कैश भी करना चाहती है, क्योंकि अगले इलेक्शन के एजेंडा जो रहेगा उसमें राम मंदिर एक प्रमुख एजेंडे के रूप में बीजेपी के रहेगा, और वो इस दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो आज अयोध्या हो गई है और जो भगवान राम का मंदिर बनके खड़ा होकर उसमें रामलला विराजमान हो गए हैं, और उस झगड़े से मुक्ति दिलाकर यहाँ तक पहुँचाने में अगर बीजेपी ना होती तो शायद दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकती थी। तो ये एक इशू ये रहेगा प्रभावी जरूर, और इसको कहेंगे भी करेंगे। अभी से चल रहा है मामला, अब ये कितना असर डालता है वोट बैंक पे वो एक दूसरा इशू है, लेकिन असर तो रहेगा। जाति वाला जो फैक्टर है, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में पिछले 10-12 दिनों में जो कुछ हो रहा है, जैसे राम मंदिर का पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इसके बाद जो है कुछ उनको दिखा होगा, और फिर बिहार में जो कुछ हुआ है, इसके बाद आप देखिए हरियाणा में जिस तरह ये उनकी जो केंद्रीय एजेंसियाँ सक्रिय हुई हैं, झारखंड में तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा तक देना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म के अलावा भी जातिगत इशू तो हो, लोग अगर धर्म को लेकर भावुक हैं तो कहीं ना कहीं जाति को लेकर भी तो होते ही होंगे ना। नहीं, वो जातीय मंडल और कमंडल दोनों का असर तो है ही है, रहता ही है। यहाँ का तो यही हो रहा है आज तक का। अब कौन प्रभावी ज्यादा हो जाता है ये उसी पर इलेक्शन होता है, उस वक्त निर्भर करेगा। अब देखिए जातीय समीकरण तो वो घुसा हुआ दिमाग में लोगों की, जाति उसको तो आप निकाल नहीं सकते। ये जो धार्मिक इशू है इसको हम धार्मिक ना मान के, राम मंदिर वाला इशू बिल्कुल धार्मिक नहीं है, इसका आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसका वो इम्पैक्ट नहीं है जो धार्मिक मुद्दे को भुनाया जाता है। इसका थोड़ा आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि लोगों का जुड़ाव, क्योंकि भगवान राम के प्रति जो है इष्ट है, और इतने दिन तक 500 वर्षों तक वो उसमें रहे, उससे संघर्ष चलता रहा जब उस भूमि के लिए जहाँ पर पैदा हुए थे। तो एक सेंटिमेंटल भी है और धार्मिक सेंटिमेंट का ये मामला है।
जातीय इशू तो हर जगह है। सारे समीकरण जितने इलेक्शन के होते हैं वो जातीय, वो बीजेपी वाले भी जातीय समीकरण पर अपने कैंडिडेट तय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जातीय समीकरण को इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो अब जैसे अम्बेडकर नगर का इलेक्शन है, भाई भाजपा तो पूरे देश में इतना जीती, लेकिन अम्बेडकर नगर नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? या अयोध्या में ही इसको तो कोई सीट विधानसभा में कोई हारना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये जीत पाए। तब भी 2-3 सीट भी वो ले गई, क्या नाम, समाजवादी पार्टी। 2 सीट कितना जीती है वो? अरे मिल्कीपुर जीती, और कहाँ जीती? मिल्कीपुर जीती, गोसाई के 2 सीट वो जीती, 3 ये जीत पाए। कायदे से इनको 5 जीतना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब कि समाजवादी की जड़ें या दूसरी विपक्षी पार्टी की जड़ें वो हैं जातीय आधार पर। उनका समीकरण केवल जाति है, जातीय बंटवारा कैसे हो गया, उसी में हार जीत हो गई। अम्बेडकर नगर को लेकर अगर हम बात करें तो उसमें से अगर जिले की अगर बात करें तो अम्बेडकर नगर की 4 विधानसभा की सीटें हैं। एक जो आलापुर है वो शायद संत कबीर नगर में आती है, और 4 उधर गोसाईगंज। तो लालजी वर्मा के लिए तो मुझे लग रहा है कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 विधानसभाओं में ऐसा है जहाँ पे कुर्मी बिरादरी ठीक ठाक है, गोसाईगंज, अकबरपुर, कटेरी। अब दूसरा ये है कि वहाँ का कैंडिडेट कौन आता है। अगर वहाँ का कैंडिडेट कोई जातीय समीकरण का, उन्होंने भी कोई कुर्मी कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो वोट का बंटवारा होगा। बीजेपी का वोट बैंक जो है वो तो फिक्स है। राम मंदिर का मुद्दा भी है, और इनका फोकस भी समय उन सीटों पर ज्यादा है जो हारे थे। तो वहां पर पूरी ताकत तो लगाएगी बीजेपी कि ये सीट को हमको कैप्चर करना है जो हम पिछले मरतबा हारे थे। अब उसमें लालजी वर्मा कितना टिक पाएंगे? भाई देखिए, एक आदमी हरदम उसका प्रभाव नहीं रहता है, कभी है कभी नहीं भी रहता है। तो कैंडिडेट को बहुत लोग पसंद भी नहीं करते हैं उसमें, जैसे बार बार आप जीत रहे हो तो तमाम आपके विरोध भी हो जाते हैं, बहुत लोग काम आप नहीं कर पाते तो, या आपके संबंध किससे कैसे हैं, आपका वोट बैंक कैसे। अब जातीय वोट बैंक के हिसाब से तो अगर जो वोट बैंक उनका है वही वोट बैंक का कोई कैंडिडेट इधर भी खड़ा कर दिए तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर अगर बीजेपी अगर कोई कैंडिडेट देती है तो लगातार लल्लू सिंह जैसे जीत रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह से उन्होंने दलित उम्मीदवार दिया है सामान्य सीट पर अखिलेश यादव ने, आपको लगता है कि इस बार शायद टिकट बदल देंगे वो लोग? क्योंकि जिस तरह से पीडीएफ, अभी हम नहीं कह सकते कि टिकट बीजेपी किसको देगी, लल्लू सिंह को देगी नहीं देगी ये एक अलग इशू है। लेकिन जो भी कैंडिडेट रहेगा यहाँ पर वो बीजेपी कैंडिडेट मोदी का कैंडिडेट के रूप में ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट, अयोध्या का कैंडिडेट योगी और मोदी का कैंडिडेट माना जाएगा कि भैया यहाँ दो तो मोदी को हम दे रहे हैं वोट, क्योंकि अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया है, ये हम समझते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट कोई भी रहे लेकिन वो माना जाएगा कि उसका अपना कोई, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो अपने नाम पे कुछ नहीं है, वो उसमें ज्यादातर जो है मोदी के नाम पे सब जीतेंगे। ये फैक्टर, मोदी फैक्टर जो है वो कम इम्पोर्टेंट है इनके लिए। नहीं तो अगर आप मोदी फैक्टर हटा दीजिए तो इसमें बहुत ही हार जाएंगे, हार सकते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। आपको लगता है कि जैसे बीजेपी, ये मोदी वेव जिसे कहेंगे वो असर है क्या इस बार बीजेपी थोड़ा रिस्क लेगी? क्योंकि हमने मेयर वाले चुनाव में भी यही देखा था, पता लगा कि वो जो मेयर अभी हैं उनका पूरा इतिहास बहुत ही कांग्रेस के साथ वो लंबे समय से रहे, बाद में फिर बीजेपी में आए, उसके बाद मेयर बने हैं। क्या इस तरह का कोई रिस्क ले सकती है? ले सकती है, क्योंकि जब राजस्थान में कैसे जो किया कोई सोच नहीं सकता था, और जगहों पे जो कर रहे हैं वहाँ कोई सोच नहीं सकता। कैंडिडेट किसको दे देंगे जिसको कोई सोचता नहीं था उसको खड़ा कर दिए, उसको मुख्यमंत्री बना दिए। अब इनका क्या परिकल्पना है, क्या करेंगे ये तो आगे पता टाइप का कुछ ऐसे क्यूरियोसिटी टाइप पैदा करते हैं जिससे कि लोग उनके बारे में नहीं। इसमें ऐसा रहता है ना कि जहाँ ये समझते हैं कि हम जीत जाएंगे, जितना हमारा पक्का है वहाँ कैंडिडेट किसी को भी खड़ा कर देंगे, कोई महत्वपूर्ण रहेगा ना रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहाँ पर इनको टफ फाइट है वहाँ पर इनको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है। अम्बेडकर नगर को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि 14 में जीत, देखिए वहाँ का समीकरण बैकवर्ड समीकरण है। वहाँ पर सारे इलेक्शन का जो समीकरण बनता है वो बैकवर्ड बेस्ड पार्टी हो या बैकवर्ड कैंडिडेट हो। जैसे
वो राकेश पांडे जीतते थे तो ब्राह्मण थे, लेकिन अम्बेडकर नगर से जीतते थे। एमपी वही थे, कई मरतबा जीते हैं। उसके बाद उनका लड़का एमएलए जीता, वो भी ब्राह्मण ही है। तो राकेश पांडे का जीतने के पीछे क्या समीकरण है? उनका अपना नेटवर्क प्लस जिस दल से लड़े। एक जमाना था मायावती का, मायावती ने उसको अम्बेडकर नगर नाम दिया। उस समय उनकी तूती बोलती थी, तो मायावती खुद लड़ती थी, तो वो जीती। और उसके बाद उन्होंने अपने समझ लीजिए कि अपना एक अलग कैंडिडेट के रूप में उनको खड़ा कर दिया, भाई हम ही हैं यहाँ पर, तो हमारे प्रतिनिधि हैं ये, तो वो भी जीत गए। अब समीकरण बदलते रहते हैं। जब मायावती का मान लीजिए वो अब रुतबा अगर वहां नहीं है तो समाजवादी वाले उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो यही सब है वहां का समीकरण। अब बीजेपी इनको कैसे तोड़ेगी, ये कैंडिडेट पर निर्भर करेगा और इनकी कितनी प्रचार शक्ति कितनी लगती है अम्बेडकर नगर में, वो भी काउंट करेगा। पूर्वांचल जो है इस बार बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं गया विधानसभा चुनाव के अगर मार्फत देखें। क्या आपको लगता है कि कुछ वही परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी नहीं, हम ऐसा नहीं समझते। लोकसभा का ट्रेंड अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। विधानसभा का इलेक्शन जो है उस विधानसभा पर फोकस करता है। विधानसभा में उसने क्या काम किया है, कैसा कर, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। उसका प्रभाव क्या है, कितना लोगों से मिलता है, कितना नहीं मिलता है, व्यवहार क्या है, मतलब थोड़ा लोकल टाइप का हो जाता है विधानसभा के इलेक्शन, लोकल असेंबली में तक। जैसे जिला पंचायत का होता है तो फिर प्रधान का होता है, तो उसका एक दायरा अपना सीमित होता जाता है। और उसमें ये देखा जाता है कि ये प्रदेश का है, प्रदेश की राजनीति उसमें रहती है। और जब राष्ट्र की राजनीति आ जाती है, नेशनल, तो उस समय वो फार्मूले खत्म हो जाते हैं कि अगर आप विधानसभा में हारे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि इस बार भी हार जाएं लोकसभा में वहाँ, क्योंकि पुराने रिजल्ट यही दिखाते हैं ना कि विधानसभा में हारे हैं, लोकसभा में वहीं से जीते हैं। ये है जो अखिलेश यादव का जो पीडीए है, जिसमें वो कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और जब वहाँ से चुनाव जीते वो जो गाजीपुर की जो सीट थी, इसके बाद उन्होंने एक नया नाम दिया, अल्पसंख्यक को अगड़ा उन्होंने बोला, मतलब अपनी सहूलियत के अनुसार उनके नेता तो इस ए को इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको अल्पसंख्यक मान लिया जाए तो आपको लगता है कि एक नई सोशल इंजीनियरिंग वो करना चाह रहे हैं क्या? दलित उनसे कनेक्ट होगा? क्योंकि एक बड़ा सवाल है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग तो लोग करते ही जा रहे हैं, लोग तंग हो गए सोशल इंजीनियरिंग से भी कि अब कभी मायावती सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं, लेकिन अस्थायी कहाँ रहती है। अपने इलेक्शन तक के लिए सोशल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद फिर बदल गए, फिर उसी लाइन पे आ गए अपने वाले पे। तो यहाँ पर परिवारवाद, जातिवाद, ये सब चीजें मुद्दे से पर ये लोकल जो पार्टियां होती हैं, उनको मतलब कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, स्टेट लेवल की जो पार्टियां होती हैं, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम के अपना इलेक्शन लड़ती हैं। कोई उनकी नेशनल सोच नहीं रहती, ना नेशनल सोच कोई है किसी की। बता दीजिए किसी की कोई सोच हो जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात करे। ये तो राष्ट्रीय इलेक्शन में राष्ट्रीय स्तर का जो पार्टियां हैं उनका टक्कर होती है, मेन टक्कर। अब मेन टक्कर पूरे देश भर में अगर आप मानेंगे, चाहे कांग्रेस को कोई कुछ भी कहे, मतलब इस समय कांग्रेस को लोग उसका विरोधी कर रहे हैं, तमाम कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं ये दल वाले, विरोधी दल वाले, लेकिन मुख्य लड़ाई में कांग्रेस ही रहेगी। टोटल अगर आप देखेंगे टोटल सिनेरियो इंडिया का, तो उसमें मेन पार्टी में कांग्रेस ही आएगी। उसके मुकाबले कौन ये इतना थोड़ी, अरे भाई मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पा गए 4-6 सीट, 10 सीट जीत गए, ऐसे बिहार में वो जीत गए दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल का पकड़ इतना नहीं हो सकता कि 80 सीट पर कब्जा कर ले वो वहां पर नेशनल इशू आ जाता है। तो अब सवाल नेशनल पार्टियां आपस की लड़ाई होती है, तो लोग ये भी सोचते हैं कि इसकी जगह पर सत्ता में कौन जाएगा, अगर हम इसको दे देंगे तो इस सत्ता में तो जाएंगे नहीं। इसीलिए इन्होंने इंडिया बनाकर एक अलग बनाया कि ये सत्ता में काबिज हो सकती है। और इंडिया की हालत देख रहे हैं क्या हो रही है। इन दोनों सीटों पर मेरा आखिरी सवाल ये है, इन दोनों सीटों पर क्या बीजेपी को अच्छी चुनौती मिलेगी? क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि अब हमारा खुद का गृह जनपद है ये, तो दोनों को उम्मीदवारों को भी देख रहे हैं, हम यहाँ की सियासत को भी देख रहे हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मिलेगी इन दोनों उम्मीदवारों से? नहीं, टक्कर तो होगी। अम्बेडकर नगर में तो जबरदस्त टक्कर होगी। वहां पर हमको लगता है कि समाजवादी शायद ही भारी पड़े,
आज की स्थिति जो दिख रही है, और पुराने समीकरण को देखते हुए, पुराने रिजल्ट को देखते हुए, क्योंकि वो गढ़ माना जा रहा है इस समय समाजवादी का कि वहाँ सारी सीटें वो जीतते हैं। तो ये बेल्ट जो है कहीं न कहीं समाजवादियों के इसमें है प्रभाव। तो अब फैजाबाद की जो स्थिति है, अब ये बीजेपी अब मोदी वेव के आगे अवधेश प्रसाद की लड़ाई कितना प्रमुख होकर लड़ सकते हैं, इसे ही सवाल है, मेन सवाल। लेकिन जो वोट बैंक की जो देखिए, जो जाति वोट बैंक में तो उस अवधेश प्रसाद कमजोर नहीं रहेंगे, लेकिन अब उसके ऊपर मंदिर मुद्दा और धार्मिक और मोदी का इशू वो कितना बड़ा है, अब उसके आगे कितना टिक पाएंगे बात अलग है। तो अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जो अयोध्या से हैं, बीएन दास जी। आप देख रहे थे TV11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।